नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित हो रहा है। और हम आपको लगातार याद दिलाते हैं कि हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर और हमारे इरादे नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ, उन्हीं इरादों के साथ हम लगातार हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास चांदनी चौक में जो धमाका हुआ था वो एक आतंकी घटना थी। इस बात को सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्वीकार करा कि यह एक आतंकी घटना थी। इस आतंकी घटना के तार कहां तक जुड़े हुए हैं इसकी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां लगातार धरपकड़ कर रही हैं और दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में इस पूरे मॉड्यूल के तार कहां कहां तक जुड़े थे उसकी पड़ताल की जा रही है। अभी यह साफ नहीं है कि इस आतंकी घटना के पीछे कौन से आतंकी संगठन का इसमें मुजम्मल तौर पर कहा जाए कि इसका हाथ था। अभी यह भी साफ नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। यह भी अभी साफ नहीं है कि दरअसल इस आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान के किसी मॉड्यूल का, पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर या पाकिस्तान के किसी स्टेट एक्टर का हाथ था। यह सब चीजें अभी जांच का विषय है। जांच एजेंसियां बड़ी तेजी से इसकी जांच कर रही हैं। लेकिन यह सब जब जांच होगी तो उसके बाद केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके कह दिया गया कि इसकी जांच मुकम्मल तौर पर चल रही है और उसके बाद सरकार के एक्शन का भी हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इससे पहले कि सरकार या जांच एजेंसियां किसी नतीजे तक पहुंचे और सरकार अपना कोई एक्शन ले, उससे पहले देश के अंदर जो राजनीतिक और बौद्धिक एक गैंग है या गिरोह है जो हमेशा इन आतंकवादियों के बचाव में अलग अलग तरह के कुतर्क और अलग अलग तरह की जो कारण देता है, वो एक्टिव हो गया, वो टूल किट एक्टिव हो गया है। ये टूल किट क्या है? ये इस टूल किट में कौन कौन है इसका जानना देश के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से हरियाणा में इन आतंकवादियों ने, जो डॉक्टर थे, दरअसल सोचिए 8 डॉक्टर, मतलब अगर आपके आसपास आप जिनसे इलाज करवा रहे हैं वो डॉक्टर ही अगर रोगी हो, एक विचारधारा के रोगी, आतंकवाद के रोगी, वो पागल डॉक्टर हो, तो फिर आप अपना बचाव कैसे करेंगे? ऐसे रोगी, ऐसे पागल डॉक्टर जिनका काम था लोगों की जान बचाना, जिन्होंने शपथ ली थी कि लोगों की जान बचाएंगे, हिफाजत करेंगे, अगर वही लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने पर तुल जाएं तो यह खतरा वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन आज आप इस बात को समझिए, यह जो खतरा है, और अभी तक इस मामले में जो लोग पकड़े गए हैं, जिन लोगों के नाम आए हैं, वो सब भारत के भीतर रहने वाले लोग हैं। अब इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, यह जांच का विषय है। लेकिन ये लोग भारत के अंदर बैठे वो लोग हैं जो भारत की धरती पर पैदा हुए, जिन पर भारत की माता, भारत माता, धरती माता का कर्ज है। आज वो भारत में धमाके करने की साजिश कर रहे हैं और जिस तरह से 3000, लगभग 3000 किलो विस्फोटक जो है जमा कर लिया था इन लोगों ने, उससे आप समझ सकते हैं कि इनके इरादे जो हैं, इनकी मंशा जो है कितनी खतरनाक थी। जांच एजेंसियों का हमें इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा विस्फोटक जखीरा पकड़ लिया और यह सिलसिला अभी तक जारी है। क्योंकि अगर यह सब पकड़ में नहीं आता और अगर यह सब धमाके में इस्तेमाल होता तो भारत में कितने निर्दोष लोगों की जानें जाती, यह कहना मुश्किल है। लेकिन जांच एजेंसियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, जो ठीक है, डेमोक्रेसी में जांच एजेंसियों से सवाल पूछे जाएं, सरकार से सवाल पूछे जाएं, गुप्तचर एजेंसियों से सवाल पूछे जाएं कि भाई इतना आरडीएक्स, इतना, माफ कीजिएगा आरडीएक्स तो नहीं था,
इतना विस्फोटक जमा कर लिया, उसकी भनक क्यों नहीं लगी? सभी सवाल वैलिड हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा गिरोह है जो इन आतंकवादियों को बचाने के लिए क्या क्या कहता है। कोई ये कहता है कि भारत में चुनाव थे, बिहार में चुनाव थे, इसलिए आतंकवादी घटना करवाई गई है। इशारा किसकी तरफ है? इशारा यह है कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए विस्फोट करवाए। एक मोहतरमा कांग्रेस की प्रवक्ता वो आती हैं और ये कहती हैं दिल्ली में जो प्रदूषण है उस प्रदूषण से ध्यान भटकाने के लिए ये धमाके करवाए गए हैं। तो मैंने कहा कि ये जो डॉक्टर पकड़े गए, जो डॉक्टर नहीं असल में रोगी थे, मानसिक रोगी थे, आतंकवाद के शिकार रोगी थे। सिर्फ रोगी ये नहीं है बल्कि देश में वो रोगी भी हैं, वो मानसिक बीमार भी हैं जो हर आतंकी हमले के बाद ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं जिसको आतंकवादी अपनी ढाल बना लेते हैं, जिसको पाकिस्तान अपनी ढाल बना लेता है। आज इन सबका पर्दाफाश होना जरूरी है और आज आपको यह जानना समझना जरूरी है ये कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के बचाव में उतरते हैं, ये कौन लोग हैं जो आतंकवादियों का अलग अलग तरह के कुतर्क दे करके इनका बचाव करते हैं और आतंकी घटना पर आतंकवाद से और आतंकी मानसिकता से ध्यान भटकाकर कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। इन सब का खुलासा आज दो टूक में करेंगे, इसीलिए मेरा आज दो टूक का जो शीर्षक है वो आपके सामने है। आज दो टूक का मेरा शीर्षक है आतंक का रोग, डॉक्टर नया प्रयोग। ये जो नया प्रयोग है आतंकी मॉड्यूल में, देखिए जो डॉक्टर हैं, अब तक 8 डॉक्टर, महिला डॉक्टर भी है, अब तक 8 डॉक्टर पकड़े गए हैं। तो ये आतंक का रोग है, ये एक मानसिक बीमारी है और इस मानसिक बीमारी के शिकार वो डॉक्टर हैं। लेकिन इसके साथ साथ रोगी इस तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये भी एक तरह के रोग के शिकार हैं और ये रोग है आतंकवाद का, आतंकवादियों का बचाव करने के लिए अलग अलग तरह के कुतर्क देना। तो टूक में आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस खबर के पूरे विस्तार को समझ लीजिए, इस खबर की धार को समझ लीजिए। खबरदार मैं आपको बताऊंगा इस पूरी खबर को डिटेल में। देखिए इस खबर की धार, इस खबर का विस्तार क्या है। सरकार ने आज माना कि दिल्ली में 10 नवंबर को हुआ बम धमाका एक आतंकी घटना थी, ये सरकार ने स्वीकार करा। जांच एजेंसियां दिल्ली से हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक इस आतंकी वारदात की कड़ियां जोड़ रही हैं, एक एक कड़ियों को जोड़ रही हैं। क्या इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि क्या इसके तार पाकिस्तान तक जुड़े हैं। अब तक इस मामले में 8 डॉक्टर पकड़े गए हैं, जिसमें फरीदाबाद की एक महिला डॉक्टर शाहीन भी शामिल है, महिला डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टरों का यह पूरा गैंग पिछले 2-3 सालों से विस्फोटक जमा कर रहा था। 2-3 सालों से ये लोग इस तरह से विस्फोटक जमा कर रहे थे और आतंकी डॉक्टरों के मंसूबों को इससे समझिए कि इन्होंने करीब 3000 किलो विस्फोटक जमा कर लिया था। 3000 किलो विस्फोटक इन्होंने जमा कर लिया था। ये आतंकी डॉक्टर देश में कई बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। इन्होंने कई बड़े आतंकी हमले करने की साजिश रची। जांच में सामने आया कि ये आतंकी दिवाली पर दिल्ली में आतंकी वारदात करना चाहते थे। पहला ये बात भी सामने आ रही है कि ये चाहते थे कि दिवाली के अवसर पर दिल्ली में कोई आतंकी वारदात किया जाए, पर दिवाली पर ये नाकाम रहे। उसके बाद इनका टारगेट 6 दिसंबर या 26 जनवरी जो है, 2 इनके टारगेट सेट थे, 6 दिसंबर और 26 जनवरी। पिछले कई महीनों में भारतीय जांच एजेंसियों ने कम से कम 10 बड़े आतंकी हमले नाकाम किए हैं। लगातार इस तरह की कोशिश हो रही थी। जांच एजेंसियों ने 10 आतंकी हमले नाकाम किए हैं और ये 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा है। दिल्ली धमाके से इस थ्योरी की धज्जियां उड़ गई हैं। अब सोचिए थ्योरी क्या है। एक बड़ी थ्योरी आतंकवादियों के समर्थन में कुतर्क दिया जाता था कि बेरोजगारी और ये जो है दरअसल अशिक्षा है, इसके कारण जो है ये आतंकवादी बनते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली में जब सिमी जैसे आतंकी संगठन आते थे तो यही कहा जाता था कि दरअसल जो है ये अशिक्षित हैं, ये बेरोजगार हैं, गरीबी है, इसलिए ये आतंकी बने। लेकिन इस डॉक्टरों का जो मॉड्यूल पकड़ा गया, इस थ्योरी की धज्जियां उड़ गई हैं। अब हमें आतंकवाद की इस बीमारी की जड़ तक जाकर इसका इलाज करना होगा, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा नासूर बनता जा रहा है और हमने इसका आज इलाज नहीं किया तो फिर कल क्या होगा कहना मुश्किल है। पर आतंकी हमले के बाद होता क्या है कि एक बार फिर से देश का राजनीतिक और बौद्धिक गिरोह, इसके लिए गिरोह शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रहा हूं, ये लोग गिरोह है, ये गैंग है जो इनका बचाव करता है। ये गिरोह इनके बचाव में उतर आया है। एक बार फिर से ये गिरोह इनके बचाव में उतर आया है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के कई नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं
जो आतंकवादियों का बचाव ही कर रहे हैं। तो आतंकी घटना का बचाव करने के लिए, आतंकी घटनाओं का और आतंकवादियों का बचाव करने के लिए इस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। आतंकवाद का रोग, डॉक्टर नया प्रयोग। इससे पहले कि इस चर्चा में आगे बढ़े, ऐसे कुछ बयान आपको सुनवाता हूं। कुछ जो है लिखित बयान है, लेकिन जो सुन सकते हैं उनको गौर से सुनिएगा और इनके मंसूबे भांपने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर जो दिख रहे हैं तस्वीर में, सिर्फ यही रोगी नहीं है, रोगी ये लोग भी हैं जिनके बयान मैं आपको सुनवा रहा हूं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत अफसोस की बात है कि देश में ये चीज़ें हो रही हैं। आतंकवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन एक बात सुनिए कि जुल्म और नाइंसाफ़ी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। कई बार ऐसे घटना जब होती है, इस तरह का वाक़या होता है, तो कुछ इनोसेंट लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जो आज़म साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि निर्दोष को किसी तरह इसमें नहीं, उसके नाम नहीं आने चाहिए या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी। जब चुनाव होता है, कभी पुलवामा की बड़ी घटना हो जाती है, कभी दिल्ली में इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं तो सारे लोगों के मन में संदेह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। ऐसा कि पकड़े गए, जो पकड़े गए हैं वो सचमुच में थे क्या? नहीं तो मुसलमान है इसलिए पकड़ते हैं, और उसमें भी पढ़ा लिखा आदमी को पकड़ने का, उनका पूरा जिंदगी खराब करने की, और हिंदू मुसलमान इस हवा करने की, ये बिल्कुल गलत बात है। जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप इसमें पकड़ कर रहे हो, उनके साथ तरीके से पेश आइए। कोई अभी तो खाली जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तो शक की बुनियाद पे आप माँ बाप भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हो, उनको घसीट रहे हो। मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैमरे पर तो नहीं बोला, लेकिन उनके बयान पब्लिक डोमेन में हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, वो भी कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग देखिए, चुनाव के वक्त है। और कांग्रेस की एक और प्रवक्ता, जो सोचिए वायुसेना से रिटायर्ड हैं, अनुमा आचार्य, वो ये कह रही हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण से ध्यान भटकाने के लिए है। आप सोचिए उनके अपने दिमाग में कितना प्रदूषण है। जो महिला भारतीय सेना में रह चुकी हो, उसके दिमाग में इतना प्रदूषण कहां से आया? दिल्ली का प्रदूषण तो हम सह लेंगे, लेकिन इस राजनीतिक और बौद्धिक गिरोह का प्रदूषण हम कहां तक सहेंगे? यह सवाल आज देश के सामने है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। थैंक यू। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी। इसके अलावा मेरे साथ जो है साजिद रशीदी जी जुड़े हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी इस्लामी मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में दिव्यांश काला हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, रिसर्चर हैं। आप पांचों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी और तहसीन पूनावाला। 1.5 मिनट। मैं फिर से कह रहा हूं, वो डॉक्टर तो रोगी थे, रोगी हैं 8 लोग जो पकड़े गए, इनमें से एक जो है धमाके में उड़ गया। ये तो रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं। आतंकवाद की जो बीमारी है इनके मस्तिष्क में, दिमाग में घुसी है, ये तो मानसिक बीमार हैं। लेकिन ये जो बयान दिखाए मैंने, इनके जो बयान बताए, क्या ये भी मानसिक रोगी नहीं है, जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं? यही सवाल मेरा आप दोनों लोग से है। तहसीन पूनावाला जी पहले 1.5 मिनट आपके, फिर आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आप आज आरपी सिंह जी वर्सेस मैं कर रहा हूँ, लेकिन देश के मामले में मेरा जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है।
ये घटना एक आतंकवादी घटना है और जो उन लोगों ने ये घटना करी वो इस्लामिक टेररिस्ट है। वी हैव टू कॉल आउट टेररिज्म, क्योंकि अगर हम टेररिज्म को नहीं बुलाएंगे और उसको जिस नाम से वो है उसको नहीं बुलाएंगे तो हम उस आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो ये इस्लामिक टेररिज्म है। जिन डॉक्टरों ने ये घटना करी, 3000 किलो एक्सप्लोजिव जमा किया, 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, इनका ये प्लान था कि सारे भारत के अंदर वो धमाके करे। इसके पहले जो एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुए थे, जिसको खुद अजीत डोवल जी अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसके कारण 800 से करीब फ्लाइट्स डिले हो गए, हमारे जीपीएस मैपिंग शायद हुआ है, ये सारा आसिम मुनीर की उस बात से कनेक्शन रखता है जब उसने कहा था कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज या फरारी है और पाकिस्तान एक डम्पस्टर है और उस ट्रक से वो भारत की इकोनॉमी को हाईवे के डीरेल करना चाहता है। ये जैश ए मोहम्मद का इन हाउस मॉड्यूल है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, फायर सर्विसेज, एम्बुलेंस और दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि उन्होंने आज ये कदम उठाकर हमें बचाए। जिन लोगों ने जान गंवाई वो भारतीय थे, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकता और जो पॉलिटिशियन ऐसा कहता है पब्लिक को उसका इलाज करना होगा। तहसीन, मैं जानता हूं और मैं ये जानता था कि मेरा प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि मुझे पक्ष विपक्ष में रखना पड़ रहा है और आप जो हैं इस सरकार के विरोधी हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, इसलिए इस फॉर्मेट के तहत मैंने आपको वहां रखा। लेकिन ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि आप विपक्ष में होते हुए भी हमेशा देश की बात करते हैं और आपके लिए देश पहले होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके ऊपर विपक्ष लिखा हुआ है, लेकिन इस देश में जो असली विपक्ष है वो अगर आपकी जैसी सोच का हो तो शायद हम आतंकवाद से ज्यादा मजबूती से लड़ सकते हैं। लेकिन मैंने यही कहा ना, मेरे पास ऐसे बयानों की लंबी फेहरिस्त है, मैंने कुछ सुना है, कुछ और बता। इस देश में ऐसे जमात है रोगियों की विपक्ष में जो हर आपदा में अवसर ढूंढते हैं, ऐसी जमात है। और अगर भारत का विपक्ष ऐसा नहीं होता तो फिर से कह रहा हूं, इतना आसान नहीं होता भारत में आतंकी धमाके करना। लेकिन यह हो गया क्योंकि भारत में इस तरह के विपक्षी नेताओं की लंबी लिस्ट है। आरपी सिंह जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक भाई, दिक्कत यह है कि आपके पास एक लंबी लिस्ट है, परंतु उस लिस्ट के पीछे जो सोच है वह दिक्कत वाली सोच है। दिक्कत यह है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, उनकी अपीसमेंट के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये अब से नहीं, ये लगातार यूपीए के राज से शुरू हुआ और वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। वो आज भी जब यूपीए के लोग विपक्ष में आ गए, वो माइंडसेट, वो डीएनए आज भी जारी है। मैं आपको 2 उदाहरण उस समय के देता हूँ और उसके बाद के फिर बताता हूँ। याद करिए, जब बाटला हाउस हुआ था तो सलमान खुर्शीद साहब गए थे सोनिया गांधी से मिलने और क्या कहा था उन्होंने आकर बाहर आकर कि उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे क्योंकि बाटला हाउस में जो लोग मारे गए वो बेचारे गरीब लोग मारे गए, वो आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे एक पुलिस अफसर की को जिनके गोलीबारी के चलते पुलिस अफसर की हत्या हो गई, तो बेचारे थे। फिर इसी प्रकार से जब राहुल गांधी जी अमेरिका के दूत से मिले थे, यहाँ पर उनके राजदूत से मिले थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि देश को लश्कर तौबा से कम खतरा है, भगवा आतंकवाद से बड़ा खतरा है। और उस समय ये पूरी चीज़ें रची जा रही थी। उस समय को होम मिनिस्टर के जो बयान हैं वो सबके सब ध्यान में हैं। वो जिस प्रकार से लगातार भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे का नाम पर सारी डुगडुगी बजाना और उस पर सारी आतंकवाद को भगवा आतंकवाद से नाम से पेंट करना जी। और जितनी घटनाएं होती थी उन सबको भगवा आतंकवाद के नाते पेंट करना, इस हद तक कि 26/11 तक को भी भगवा आतंकवाद के नाम पे पेंट किया। तो ये वही डीएनए है जो बार बार आता है। एक सेकंड और दीजिए सर। याद करिए, जब यहाँ पर सीए का विरोध हो रहा था तो सोनिया गांधी जी ने जाकर रामलीला मैदान में क्या कहा था, ये इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। अरे किस बात की इस देश में भी आर पार की लड़ाई किस बात की लड़नी है? इसलिए क्योंकि आप जो लोग वहाँ पर आतंक से वहाँ पर जो लोग पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बांग्लादेश में त्रस्त हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं जो वहाँ पर प्रताड़ित की जाती है, उनको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नागरिकता मिले। और देश के मुसलमान, एक मिनट दी, देश के मुसलमानों पर कोई दिक्कत नहीं थी उसको लेकर, परंतु क्योंकि एक वोट बैंक को खुश करना है इसलिए आर पार की लड़ाई की घोषणा की। तो समझे क्या, ये वो जो डीएनए चला रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। ये लड़ाई दोहरी है। एक लड़ाई है जो हमको पाकिस्तान से, जहाँ आतंकी
जो हमले करते हैं उनसे लड़ने की जरूरत है, और एक लड़ाई अपने अंदर की लड़ाई भी लड़ने की जरूरत है। इन लोगों का जो मानसिक रोग है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। ओके, जो आप अंदर की लड़ाई कह रहे हैं ना, फिर बार बार जनरल बिपिन रावत का बयान याद आता है कि 2.5 मोर्चों पर हिंदुस्तान को लड़ना पड़ेगा। वो आधा मोर्चा जो है ना वो हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें ये बौद्धिक और ये जो नेताओं का जो गिरोह है। तहसीन, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? देखिए, इस देश में ये दुर्भाग्य तो है ही कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी से कभी कभी टेरर पे सॉफ्ट होती है। जैसे कि भाजपा आज 26/11 की बात हुई, जिसपे मेरे मित्र हेमंत करकरे जी ने इस देश के लिए शहादत दी। कृपा शंकर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि 26/11 एक आरएसएस की साजिश थी, वो आज भाजपा के सम्मानित नेता है, लोकसभा का चुनाव लड़े। कांग्रेस ने उनको बाहर निकाला, भाजपा में। किसकी बात कर रहे हैं? कृपा शंकर सिंह। कृपा शंकर सिंह जी, मैं अब बिल्कुल फैक्चुअल कहता हूँ, उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़ा है। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था? मैं मानता हूं। देखिए, ये जो लड़ाई है देश की, कुछ सवाल हमें इंटेलिजेंस फोर्सेस से पूछना चाहिए। आज एक बहुत लास्ट कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। रिकवरी अक्टूबर से शुरू हुई। कितने लोग जानते हैं जम्मू के उस एसएसपी को, जिसने वो पोस्टर्स देखे उसने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण ये रिकवरी हुई। जम्मू के अंदर उसने पोस्टर्स देखे। आए दिन ऐसे भिंडरवाला के पोस्टर्स, और वो जो अभी यूएपीए के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पड़ा हुआ है जेल में, उसके पोस्टर्स पंजाब में लगते। केंद्र सरकार कुछ कर रही है वहां पर। उस एसपी ने कहा, उस एसपी ने फिर चेस करते करते फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद में फिर ये आर्म्स निकला। क्या इस सरकार ने उस एसपी को फेलिसिटेट किए? अमृतपाल सिंह कहां पे है? तहसील भाई, अमृतपाल सिंह कहां पर है और किसके इनिशिएटिव पर अमृतपाल सिंह है? नहीं तो सुन लीजिए, अब आप एक मिनट, आपने बोला भिंडरवाला की बात करी, इससे सुनना जरूरी है आपके लिए। मैं सदा रहा हूं, सुनिए, ये मेरे से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए बहुत जरूरी है बताना। भिंडरवाला को एक मिनट सुनिए, भिंडरवाला को खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। भिंडरवाला को खड़ा करने वाले संजय गांधी, कमलनाथ, अरुण सिंह, अरुण नेहरू, ये मैं नहीं कह रहा, जीबी सिद्धू की किताब में है। पक्ष उससे पूरी जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ जानकारी दी, और बाद में उसी भिंडरवाला ने देश में जो मामला खड़ा किया सबको जानकारी है। तो इसलिए ये मत बोलिए। तो एक मिनट सुन लीजिए। और वैसा एक मामला निकला अमृतपाल का, जो अपने आप को भिंडरवाला साबित करना चाहता था, वो आज कहां पे सबको पता है। हमारे यहाँ कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है आतंकवाद के साथ, या आतंकी सोच रखने वाले के साथ, या देश को बांटने वाले के प्रति। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है। पास में भी जिस महबूबा मुफ्ती के आप बयान दिखा रहे हैं, उसकी बहन को आतंकवादियों से छुड़ाने वाली आपकी सरकार थी। सब आप सरकार में थे। फारूक अब्दुल्ला, मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूं फारूक अब्दुल्ला का। मुख्यमंत्री जो ने कहा मत करो, आपकी सरकार ने छोड़ा। वो के अंदर भी सुन लो, जब आपने बोला तो सुनिए, सुन लीजिए, थोड़ा इतिहास की जानकारी अगर आतंकवाद का मामला खड़ा किया तो राजीव गांधी ने किया, क्योंकि उसने फारूक अब्दुल्ला को वहां पे एस्टैब्लिश करना था। वो इलेक्शन रिग किया, वो इलेक्शन रिग किया कश्मीर के अंदर। आज कश्मीर में सारा मामला 1988 का जो इलेक्शन था, एक मिनट, मैं आपको दो एग्जांपल दे सकता हूं। ये महबूबा मुफ्ती फैमिली के प्रति आपकी सॉफ्टनेस अभी मैं दिखाता हूं सर। ना केवल चलो राजीव गांधी जी ने खड़ा किया, तो आप उसकी बहन को, आपकी सरकार ने छोड़ा, आतंकवादियों को छोड़ा, उसकी बहन को छुड़ाने के लिए। आज की बात करता हूं, जब हजरत बल मस्जिद के अंदर उन्होंने भारत का अशोक स्तंभ तोड़ा, मैं मुसलमान हूं सर, ये मेरे देश में एक्सेप्टेड नहीं। कितने लोगों पे आपने वो क्या कह रहे हैं सर? आरपी सिंह जी उनका पूरा वो आज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उनको सुन लीजिए एक बार। बोलिए तहसीन। उनकी बेटी टीवी चैनल्स पे Z+ सिक्योरिटी में आके कहती है, ने भारत का अशोक स्तंभ तोड़ना ठीक है, क्या आपने पासपोर्ट रिवोक किया? क्या कार्रवाई की आपने उसकी बेटी पर? मैं एक मुसलमान हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सर, ये एक्सेप्टेड नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सरकार कश्मीर में आपकी है, पहलगाम हो या महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, क्या कार्रवाई की? आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। जिन लोगों ने एम्बलम तोड़ा था, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें हमारी तरफ से कटौती नहीं है, परंतु ये याद रखिए, समझौता एक्सप्रेस का जो मेन आतंकवादी था, उसको परोस कर दे दिया पाकिस्तान को। वो पकड़ा गया था, उसको परोस कर दे दिया पाकिस्तान को। नहीं, क्योंकि हमको ये साबित करना है कि ये हिंदू आतंकवाद है, ये भगवा आतंकवाद है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। सर मैं ये सारी डिबेट जो है, और तहसीन जी ने जो सवाल उठाए, जैसे उन्होंने जो है एक ऐसे नेता का जो कृपा शंकर सिंह का मामला उठाया, वो ठीक है, वो वैलिड सवाल है। और इसीलिए मैं कहता हूं,
विपक्ष को भी वैलिड सवाल पूछने चाहिए, जैसे तहसीन ने पूछा कि कृपा शंकर सिंह जिसने हिंदू आतंकवाद कहा था वो बीजेपी में कैसे आ गया। ये सवाल वैलिड है, विपक्ष को पूछने चाहिए। लेकिन जो बड़े सवाल है, मैं फिर उन सवालों पर आ रहा हूं, और उसमें जो है वो सवाल ये भी है कि भाई ये आतंकवादियों के बचाव में जो लोग खड़े हो जाते हैं वो लोग कौन हैं। और आप सोचिए इतने सालों से कश्मीर में, आज तो कश्मीर बहुत हद तक बदला है, और ऐसा नहीं है कि कश्मीर से सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी जो आतंकी दिल्ली में धमाका उसमें वहां के लिंक पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर के अंदर जब कभी भी आतंकी सर उठाते थे तो दिल्ली में बैठा एक गिरोह वो ये कहता था कि जी बेरोजगारी है कश्मीर में गरीबी है, गुर्बत है। जबकि सच बात तो ये कश्मीर, बिहार में कश्मीर से ज्यादा गरीबी है। यह कहा जाता था कि भैया गरीबी है, इसके कारण लोग वहां पे हथियार उठा रहे हैं। तो ये जो है, जो तहसीन ने एक बात कही कि हमको इस आइडियोलॉजी को इसके रूट तक जाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं जो है साजिद रशीदी आपके पास आना चाहता हूं। सवाल यह है कि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तहसीन पूनावाला, हमको अब रूट कॉज में जाना पड़ेगा। यह नहीं है कि भैया जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, बेरोजगार है, गरीबी है, इसलिए वो उठा रहा है, जो जिसके ऊपर जुल्म हो गया वो उठा रहा है, बल्कि ये एक मानसिक रोग है, ये एक मानसिक आइडियोलॉजी जो है जिसके कारण पढ़ा लिखा डॉक्टर, 8 डॉक्टर पकड़े जाते हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन सी विचारधारा है सर? हुआ है उसमें जितने लोग मरे हैं उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जो मुसलमान है अल्लाह उनको जन्नत दे, जो हिंदू हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, जो लोग इंजर्ड हैं उनकी जल्द से जल्द सेहत की हम कामना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सही हों। ये कोई अशोक जी नई बात नहीं है। जब भी कोई ब्लास्ट होता है, मीडिया और सियासी लोग सब के सब मिलकर कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट करना शुरू करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और हमें इस पर आज अफसोस भी नहीं है कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी थ्योरी है, हम सुनते सुनते हमारे कान पक। एक मिनट सर, एक मिनट उनकी बात, सर एक मिनट, उनकी बात हो जाए, वो क्या कहना चाह रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। बीच में मत बोले। देखिए, मैं 2006, 2007, 2008, 2011 कांग्रेस सरकार थी। एक मिसाल मशहूर है कि छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। आज जो लड़के 35-35 साल बाद, 25-25 साल बाद, 20-20 साल बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं कोर्ट से, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने पकड़ा था उन लोगों को आतंकवाद के नाम पे, और आज वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद के नाम पर किसी का मीडिया ट्रायल करना, उससे उसका पूरा समाज और उसका पूरा निकलने, सर आने दीजिए ना एक बार, हाँ, और उसका पूरा घर बिखर जाता है। आप देखिए, एक आदमी ने गलत कर दिया, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूं जिन्होंने गलत किया है। एक लड़के ने घर में से गलत कर दिया, आतंकवादी हमला कर दिया कहीं भी, अब उसका नाम आतंकवाद में आ गया, तो उसके घर के लोग उनसे कोई बोलना पसंद नहीं करता, लेन देन करना पसंद नहीं करता, पास बैठना पसंद नहीं करता, अगर वो मरने के करीब भी हो दवा देना पसंद नहीं करता। ये मीडिया ट्रायल की मेहरबानी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जांच के नाम पर उठाया है, उठाएं, कोई बात, हमें कोई एतराज नहीं, उठाएं, लेकिन जब जांच हो जाए, कोर्ट में सिद्ध हो जाए कि हाँ जी ये आतंकवादी है, खूब मीडिया ट्रायल करो कि हाँ जी आतंकवादी है, उसको फांसी दो, हम बिल्कुल सबके साथ हैं। लेकिन ये जो पकड़े जाते हैं, सुनिए साजिद रशीदी, एक मिनट, नहीं, आपको मैंने सुना, एक मेरे बात सुनिए ना, सुनिए तो सही, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, आपने जो कहा, नहीं सुनिए साजिद रशीदी, एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए। मेरे पूरे प्रोग्राम में जब से शुरू हुआ, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ना किसी और ने धर्म का नाम लिया। एक मिनट, जो नाम लिया, जिस विचारधारा की तरफ इशारा किया, वो तहसीन पूनावाला ने एक नाम लिया। उसी पर आ रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। हमने किसी धर्म पर, आप इसको धर्म के एंगल पर ला रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये एक आइडियोलॉजी है। ये महुआ मांझी हैं, उनकी कोई वो धर्म से क्या, वो आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनमें से कौन किस धर्म का है? मैंने धर्म के आधार पर, सुनिए सर एक मिनट, मैंने धर्म के आधार पर नहीं जाना चाहता।
जो इशारा जो किया है पूनावाला जी ने, उससे मैं उनसे जरूर पूछूंगा वो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं आपके काउंटर के लिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मीडिया ट्रायल हो या कुछ हो, मीडिया ट्रायल इस देश में सबका होता है। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 1 रुपए चोरी का इल्जाम था, वो 20 साल तक जेल में पड़ा रहा। 20 साल, सोच सकते हैं आप, 1 रुपए के चोरी का आरोप, 20 साल जेल में। तो मीडिया तो उसके लिए किसी ये मत कहिए कि निर्दोषों को, ये वही लाइन आप ले रहे हैं जो अभी तारिक अनवर और बाकी लोग ले रहे थे कि निर्दोष लोगों को पकड़ लिया जाता है, ये होता है, वो होता है। मैं जो कंक्लूजन करना चाहता था, इसका सुना ही नहीं आपने। बोलिए, कंक्लूजन करिए, फिर मैं पूनावाला जी के पास जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, ISI के नाम पर जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर हिंदू नाम है, तो क्या हम उसको भगवा आतंकवाद कह दें? नहीं कह सकते। इधर भी गलत है, उधर भी गलत है, मैं मानता हूं इस बात को, गलती है दोनों जगह। लेकिन इस्लाम के साथ जोड़ना या हिंदू धर्म के साथ जोड़ना, ये कौन सा इंसाफ है? कौन सा लड़का जो है, तहसीन पूनावाला ने जो इस्लामिक टेररिज्म कह दिया इसको, ये आदमी कहां, मुझे लगता है तहसीन ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। तहसीन रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है। सर एक मिनट मैं आता हूं सर। जो तहसीन पूनावाला ने कहा उसका रिस्पॉन्ड तहसीन जी को करने दीजिए। एक मिनट, तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। पता नहीं इस्लाम क्या है, तहसीन पूनावाला जानते ही नहीं है, ये नास्तिक आदमी है, इसको क्या पता इस्लाम क्या है। तहसीन पूनावाला इस्लाम को बुरा भला कहेगा ये आदमी। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड, आदत है। अरे रुकिए सर, उनको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए, क्योंकि नास्तिक है दोनों। रुकिए रिस्पॉन्ड करने दीजिए। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे ये? मैं बोलूंगा, अगर आप बैठेंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये एक आइडियोलॉजी को, एक गलत आइडियोलॉजी को, इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत धर्म है, इस्लाम युद्ध नहीं चलाता, लेकिन कुछ लोग जैसे आसिम मुनीर पाक कुरान शरीफ को मिसरिप्रेजेंट, इस्लामिक टेररिज्म कैसे कर दिया? साजिद रशीदी गलत बात है, वो आपके बीच में नहीं बोले। साजिद रशीदी गलत बात है, वो आपके बीच में नहीं बोले। आप इतना ज्यादा सहिष्णु मत होइए। साजिद रशीदी नहीं, साजिद रशीदी नहीं, काउंटर करूंगा सर। नहीं, काउंटर इस तरह से नहीं करेंगे कि उनको बोलने ना दें। आवाज बंद कीजिए साजिद रशीदी, आवाज साजिद रशीदी ना, ये अनुमति मैं नहीं दूंगा। साजिद रशीदी की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए साजिद रशीदी की। साजिद रशीदी, आप बोलते रहे, लगातार उन पर हमले करते रहे, उनको यह बताते रहे कि वो इस्लाम नहीं जानते, वो खामोशी से सुनते रहे, और उन्होंने जो एक शब्द बोला और आप चिल्लाने लगे। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। बोलिए तहसीन। जो हमें पता चला है, शुरुआत करते पहलगाम से, जब से अटैक शुरू हुए, आसिम मुनीर जो है वो अपने आप को एक हाफिज कुरान बताते, वो कुरान, पाक कुरान शरीफ को मिसरिप्रेजेंट करते, इस्लाम के बारे में गलत फैलाते, वायलेंस करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। यहां से ये काम शुरू होता है। जैश-ए मोहम्मद ये एक सेक्युलर नाम नहीं है, इसके जो चीफ है उनका नाम मसूद अजहर है, वो अपने आप को मौलाना बुलाते, वो एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे आतंकवाद फैलाना चाहते, और वो अनएक्सेप्टेबल है। इस्लाम आपको टेररिज्म नहीं सिखाता, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, ये जो लोग पकड़े गए, जम्मू पुलिस ने जिनको पकड़ा, जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स की वजह से फरीदाबाद में ये पहुंचा इसलिए क्योंकि उनको जिहाद करना है भारत के अंदर। और इसका खुद मैं भुगता हूं। जब मैं एक पॉडकास्ट करने गुरुग्राम में गया, ये चीजें हो रही है, वो लोग कुछ वीडियोस देखकर आए थे उधर, इस चीज का अटैक करते, जिहाद करने, मेरा नाम लिया, ओवैसी साहब का नाम लिया, क्योंकि वो लोग ये गलत चीजें सीख रहे हैं। जब जाकिर नायक आपको इस्लाम के नाम पे गलत चीजें सिखाता, वो आपको उकसा रहा है वायलेंस करने के लिए, और जब तक हम उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, हम उसको कॉल आउट नहीं करेंगे, इन एक्सट्रीमिस्ट को। मसूद अजहर मौलाना नहीं है, मैंने यह आपके शो पे कहा था। वो अगर अपने आप को मौलाना बढ़ाते, पाक कुरान शरीफ को गलत कोट करते, वायलेंस सिखाएगा, एज अ मुस्लिम मेरा कर्तव्य है उसको कहना कि गलत है। अगर महबूबा मुफ्ती कहेगी कि भारत के एम्बलम को तोड़ना सही है उसकी बेटी, मेरा कर्तव्य है एज एन इंडियन कहना कि वो गलत है। इसमें धर्म का मामला नहीं आता, इसमें आता है देश का मामला, और जो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, फेक आइडियोलॉजी, लेकिन इसका कवर फायरिंग में वो फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आइडियोलॉजी तो है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है कि कोई धर्म सिखा रहा है, लेकिन ये आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग इस आइडियोलॉजी के विरोध में खड़े होते हैं,
उसमें हर तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको भी कॉल आउट किया जाता है, जैसे अभी तहसीन पूनावाला को कॉल आउट किया गया। यह गलत है। बेहतर होगा कि जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो इसको एक आइडियोलॉजी मानते हैं, उनका विरोध करिए ना खुलकर। बोलिए साजिद रशीदी। देखिए, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया, मौलाना मसूद अजहर का नाम लिया। ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं, मुस्लिम देश है। मुझे आपत्ति इनके इस्लामिक टेररिज्म पर है। जनरल आसिम मुनीर का नाम इस्लाम नहीं है, मौलाना मसूद अजहर का नाम इस्लाम नहीं है। सर, ये जितने आतंकवादी हैं, इनका नाम इस्लाम नहीं है। मैं सुनिए, मैं सुनिए, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, मेरी डिबेट एक मिनट, मेरी डिबेट अभी पाकिस्तान, एक मिनट रुकिए साजिद रशीदी जी, सुनिए, मेरी डिबेट अभी पाकिस्तान पे, एक मिनट रुकिए, दोनों रोकिए। देखिए, मेरी डिबेट अभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट तहसीन पुनावाला, मेरी डिबेट अभी पाकिस्तान पे जाएगी। पाकिस्तान ना इस्लामिक राष्ट्र ना कुछ है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। एक मिनट रुकिए, और मैं उस आतंकवादी देश के ऊपर बात नहीं करना चाहता। उस आतंकवादी देश का क्या इलाज है वो देश की सरकार तय करे, सेना तय करे। पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन वो एक इस्लाम के नाम पर एक आतंकी राष्ट्र है, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। वो इस्लाम के नाम पर बना, वो मुसलमानों के लिए बना, इस्लामी राष्ट्र हो नहीं हो, मुसलमानों के नाम पर उन्होंने बंटवारा किया और आज एक आतंकी देश बन गया। मैं ये कह रहा हूं, भारत में कितने मुस्लिम नेता हैं? बिल्कुल नहीं। कितने मुस्लिम नेता हैं जो उस पाकिस्तान की कलई खोलने के लिए खड़े होते हैं? इस्लाम के नाम पर नहीं बना। फिर किस नाम पे बना है? फिर किस नाम पे बना? बौद्ध के नाम पर बना है, बौद्ध के नाम पर बना है, मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर बना। तो मुसलमान किस चाहिए? मुसलमान क्या होते हैं सर? मुसलमान को अलग देश चाहिए। मुसलमान क्या होते हैं? उन्होंने इस्लाम के नाम पर बनाया, मुसलमान के नाम पर नहीं बनाया। उन्होंने कहा हमें इस्लामिक देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ। ये मुसलमान नहीं कहता कि हिंदुओं के साथ। हिन्ना तो नास्तिक था। बोलिए तहसीन, बोलिए। एक ही लाइन, क्योंकि मुझ पे पर्सनल अटैक है, एक ही लाइन, मैं एक ही लाइन, क्योंकि मुझ पे पर्सनल अटैक्स है, मैं एक ही लाइन बोलूंगा। यहाँ पे जो जनाब बैठते कह रहे मैं नास्तिक हो, आस्तिक हो, इन्होंने जो डिंपल यादव के बारे में कहा और अपने नाम के आगे मौलाना लगा के, वो कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में नहीं कह सकता। डिंपल यादव जी एक, आपको किसने अधिकार दिया मेरे धर्म के बारे में डिंपल यादव के बारे में बोलने? सुनिए सर, एक मिनट, सबको शांत कराइए, ये आप हो, सबको शांत कराइए प्लीज, सबके माइक बंद कर, सबके माइक बंद कर। देखिए, मैं इस डिबेट को पर्सनल कोई जंग नहीं बनाना चाहता। ये देश की लड़ाई है, इस लड़ाई में कोई देश के साथ है, कोई देश के खिलाफ है। और ये जो आतंकी हैं, ये एक विचारधारा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक विचारधारा है जो पढ़ाई जाती है, जो सिखाई जाती है, जो गलत अर्थों में पढ़ाई जाती है, जिसमें गलत अर्थों में जो है रिलीजन को पढ़ाया जाता है गलत। और ये सही कहा, जाकिर नाइक कौन है? और जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में किस तरह से पाला पोसा गया, किसने पाला पोसा? और कौन लोग जाकिर नाइक की तहरीरें सुनने जाते थे? और सवाल यह कि जब जाकिर नाइक भारत में खड़ा होकर कुरान की गलत व्याख्या कर रहा था, और आज भी जब वो टेलीविजन पर बैठकर दुनिया भर में कुरान की गलत व्याख्या करता है और वो कहता है कि काफिरों को मार दो, कितने मुसलमान जाकिर नाइक के खिलाफ खड़े होते हैं? और कितने मुसलमान ये कहते हैं कि जाकिर नाइक जो है ये हमारे कुरान का अपमान कर रहा है? कितने मुस्लिम मौलानाओं ने, किसी देवबंदी बरेलवी ने जाकिर नाइक के खिलाफ जब फतवा जारी किया, जाकिर नाइक के लिए सर तन से जुदा का जो ऐलान किया? बता दे मुझे, एक आदमी बता दे कि जाकिर नाइक के लिए सर तन से जुदा, क्योंकि जाकिर नाइक कुरान की गलत व्याख्या कर रहा था। तो जाकिर नाइक के खिलाफ चुप हो जाते हैं आप लोग, और बादशाह आप तहसीन पूनावाला के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इस पर आपत्ति है साजिद रशीदी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी धर्म को, किसी मजहब को नहीं लाना चाहता हूं आज की डिबेट में। मैं उन पागल लोगों को लाना चाहता हूं जो पागलपन में आकर भारत के खिलाफ जिन्होंने ये जंग छेड़ रखी है, और उनके बचाव करने वाले पागल लोगों को मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। आरपी सिंह जी बोलिए, उसके बाद जो है अशोक यादव और दिव्यांश। अभी इन्होंने जाकिर नाइक का जिक्र किया, काफिर का जिक्र किया। आप बता दीजिए कुरान के हिसाब से काफिर कौन है? मैं पढ़कर सुना दूंगा कुरान से आपको जी। आरपी सिंह जी मैं बताता हूँ। देखिए, काफिर जो है ये लफ्ज अरबी का लफ्ज है, इसके माना है इनकार करने वाला ना। जो भी अल्लाह को ना माने वो काफिर, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर, हाँ या नहीं? माने जो अल्लाह को ना माने वो काफिर, हाँ या नहीं? हाँ तो ठीक है, बता रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ, सुनिए तो सही। जो अल्लाह को ना माने, कुरान को ना माने, रसूल को ना माने, उसको कहते हैं इनकार करने, ये अल्लाह का इनकार करने वाला है। ना 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 ना, आप अब अच्छा, जाकिर नाइक काफिर है या नहीं है?
जाकिर नायक काफिर है या नहीं है? जाकिर नायक हिंदुस्तान का कोई मुसलमान जाकिर नायक काफिर है या नहीं है? उसके साथ में हिंदुस्तान का कोई मुसलमान खड़ा है? हाँ या ना? अरे उसके साथ हिंदुस्तान अभी इन्हीं की परिभाषा से देखो, भाग्य अपनी बात से, आपकी परिभाषा से, आपकी भाषा से, आपकी कुरान की परिभाषा से जाकिर नायक काफिर है या नहीं? अरे हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान उसके साथ खड़ा है क्या? वो हिंदुस्तान का ही मुसलमान है, बातें करते हो आप लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चले जाते हो, जाकिर नायक पे चले जाते हो। सर मैं फिर से कह रहा हूं ना, एक मिनट हिंदुस्तान, एक मिनट साजिद रशीदी, एक मिनट साजिद रशीदी, हिंदुस्तान का नहीं है जाकिर नायक, हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मैं फिर से पूछ रहा हूं, कितने हिंदुस्तान के मौलानाओं ने जो है साजिद रशीदी के खिलाफ जो है वतन से जुदा का ऐलान किया, या साजिद रशीदी माफ कीजिएगा जाकिर नायक के खिलाफ? और अभी भी आज भी जो लोग जाकिर नायक की तहरीरें सुनते हैं, जिनके मोबाइल फोन में जाकिर नायक की तस्वीरें, जिनके उनके भाषण निकलते हैं, वो कौन है? ऐसे 50 निकाल सकता हूं मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। जाकिर नायक कोई धार्मिक काम नहीं कर रहा, वो आतंकी है, वो आतंकिस्तान बनाना चाहता है दुनिया को, पर उसके खिलाफ कितने लोग बोलते हैं? सवाल मेरा फिर वही है। अशोक यादव जी, अच्छा मौलाना साहब, अभी शायद उनका कनेक्शन टूटा है, अभी शायद कनेक्शन टूटा, मैं आपको लाता हूं, उनका कनेक्शन जैसे ही आता है। अशोक यादव जी, कुछ लोग जो हैं, मैंने ये 2 दिन पहले कहा कि पहले आतंकवादी आते हैं, उसके बाद आतंकियों के अब्बू जान आते हैं, आतंकियों को बचाने के लिए आतंकियों के अब्बू जान आते हैं। और अब्बू जान जो है आपके अबू आजमी साहब भी हैं, उनका बयान सुना, हुसैन दलवाई साहब भी हैं कांग्रेस के नेता। ये आतंकियों को बचाने के लिए अब्बू जान कब तक इस तरह से आते रहेंगे भाई? अशोक जी, हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर स्पष्ट किया है, आज पीसी हुई थी उनकी, और उसमें इसके पहले भी समय समय पर हमारी पार्टी की यही लाइन है कि आतंकवाद का प्रोफेशनली तरीके से उन्मूलन होना चाहिए, और आतंकवाद के उन्मूलन में न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई मजहब, कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसका समूल नाश होना चाहिए, और ये हमारी पार्टी की लाइन है। और जो पहलगाम अटैक हुआ था, उस पहलगाम अटैक के बाद जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सरकार और सेना ने जो शुरू किया था आतंकवादियों के खिलाफ, हमारी पार्टी ने सबसे आगे बढ़कर के उसका समर्थन किया था। और हम लोग यही मांग करते रहे कि आतंकवादी जहां भी हो, पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, उनको घुस के मारो। हम पूरा समर्थन था, हमारे 37 सांसदों का पूरा समर्थन था मोदी सरकार को। सवाल ये उठता है अशोक जी कि अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि अपीजमेंट होता है आतंकवाद में, तो अपीजमेंट नहीं होना चाहिए। अपीजमेंट का कुछ मैंने देखा, यहां पर एक घटना है अशोक जी, ये अपीजमेंट का मैं उदाहरण आरपी सिंह जी को देना चाहता हूं। मालेगांव ब्लास्ट जब होता है 29 सितंबर 2008 को, उसमें एनआईए कोर्ट बरी करता है जो भी आरोपी थे। और एक दूसरा इंसिडेंट 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ब्लास्ट होता है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट जो है 22 जुलाई को फैसला देता है, 22 जुलाई 2025 को। इसमें भी आतंकवादियों को जो लोग एक्यूज्ड है उनको बरी किया जाता है। अब सरकार का फर्ज क्या बनता है अशोक जी? महाराष्ट्र सरकार मालेगांव वाले मामले में चुप मार के बैठ गई, कहीं हम ऊपर नहीं जाएंगे। इस मामले में जो मुंबई लोकल ब्लास्ट वाला मामला था, इसमें सरकार कहीं नहीं, तुरंत बिना फैसला पढ़े फडणवीस साहब कहे नहीं इसमें हम ऊपर जाएंगे। तो सरकार को अपीजमेंट के तहत कोई भी आतंकवादी घटना को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें कोई हिंदू मुसलमान से ईसाई नहीं होना चाहिए। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, दूसरी बात, बस 10 सेकंड में बहुत देर, अगर आप 10 सेकंड बोलेंगे तो मुझे आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आप बिल्कुल, आपका सवाल आरपी सिंह जी को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, ये अबू आजमी कौन है? या आपकी पार्टी के हैं कि नहीं है? आपका शीर्ष नेतृत्व तय करता है, उसके बाद अबू आजमी का ये बयान आता है। अबू आजमी अकेले ऐसा बयान नहीं है, ऐसे उनके 50 बयान में सुनवा देता हूं। देखिए, अबू आजमी का बयान उनका निजी बयान है, उसी तरह से निजी बयान है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणबीर पठानिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जम्मू कश्मीर से, उसने एयरफोर्स को नकारा कहा था। मध्य प्रदेश का नेता जिसने हमारी बहन को, सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोला था, भाजपा ही नेता था, वो भाजपा का सरकार में मंत्री है। इसी तरह का भाजपा ने उनको तो बताया नहीं। सुनिए सर, दिक्कत यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने यहां ना कुछ अब्बू पाल रखे हैं, आतंकियों के अब्बू पाल रखे हैं। मुश्किल कड़ा शब्द लग सकता है, लेकिन ये सच है। हर पॉलिटिकल पार्टी के यहां आतंकियों की एक अब्बू पाल रखे हैं, और उनका जब बयान आते तो निजी बयान है, मतलब कान उमेठ नहीं सकते आप ऐसे नेताओं के। अखिलेश यादव इतने कमजोर हैं क्या? मैं समाजवादी पार्टी के इतिहास में नहीं जाना चाहता आज।
अभी अभी आप कह रहे हैं हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। मैं आप लोगों के इतिहास में जाऊंगा तो एक एक चीज सामने आ जाएगी, कितना आप लोग जो है खिलाफ खड़े हुए आतंकवाद के। कैसे आतंकवादियों को बचाने के लिए आप लोगों की पार्टी जब सरकार में थी तो क्या क्या करती रही, और कैसे इस देश के अंदर एक आतंकवादी को फांसी जब होती है, सुप्रीम कोर्ट से फांसी होती है, तो उस फांसी के बाद कैसे उसको बचाने के लिए जो है रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा दिए जाते हैं। ये आतंकियों के अब्बू जान है हर पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए, और ये भी अब्बू जान है पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में बैठे हुए, वो भी अब्बू जान है जो हर आतंकी घटना के बाद इस तरह के बयान देते हैं। और अभी सुनेंगे आप, अभी 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 अभी, अभी चर्चा हो रही थी जो है ये जो दिल्ली में हुआ बाटला कांड की बरसी पर दीपांकर भट्टाचार्य, इसका जो स्टूडेंट विंग है दीपांकर भट्टाचार्य का, वो दिल्ली के अंदर जो है नारे लगा रहा था आतंकवादियों को न्याय दिलाने के लिए। वो आतंकवादी जिन्होंने एक शहीद कर दिया एक सिपाही को, और वो आतंकवादी जिन्होंने जो है जो मारे गए पुलिस के साथ मुठभेड़ में, उनको न्याय दिलाने के लिए इतने साल बाद 17-18 साल बाद दीपांकर भट्टाचार्य का जो स्टूडेंट विंग निकला हुआ था, ये आप लोगों के अब्बू जान बैठा रखे हम सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों में, और फिर कह देंगे जी उनका निजी बयान है, कांग्रेस से पूछेंगे दीपांकर भट्टाचार्य पे, वो तो दीपांकर भट्टाचार्य जी उनकी अपनी पार्टी है, आरजेडी से पूछेंगे वो कहेंगे उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी के साथ इलू करते रहेंगे आप लोग। इसीलिए देश में आतंकवाद बढ़ता है और इसीलिए आतंकवादियों का हौसले बुलंद होते हैं। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए जो सवाल उन्होंने उठाया। मुझे तो सिर्फ इतना समझाना है कि अखिलेश यादव ने आज भी आतंकियों के खिलाफ बयान नहीं दिया। उसने जो पुलिस फोर्स जो कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक काम करती उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आतंकियों के खिलाफ जरा कृपा करके ध्यान से, मैं गूगल मार कर सर्च कर, मुझे लगा शायद मैं चूक जाऊंगा, एक बयान नहीं, एक शब्द नहीं आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि वे मुसलमान हैं। आपको डर लगता है अगर हम आतंकियों के खिलाफ बोलेंगे हमारा मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा, ये है पीड़ा मेरी। अरे बोलो ना, हम जैसे खुलकर बोलते हैं, अगर कोई आतंकी है अमृतपाल जैसा हम खुलकर बोलते हैं, आप बोलो ना खुलकर आतंकवाद के खिलाफ। यही मेरी मौलाना साहब से मैंने सवाल पूछा था कि आप खुलकर क्यों नहीं बोलते। सवाल पूछा था क्यों नहीं मौलाना साहब जैसे मौलाना साहब अपने जैसे 50 लोगों को सड़क पे लाकर खड़ा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान देते कि ये लोग आतंकी है, ये इनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं, ये मुसलमान है तो है परंतु ये आतंकी है। ऐसे क्यों नहीं खड़ता 50 लोग? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से दो बातें आपके सामने ब्रेक पे जाने से पहले रखता हूं और उस पर मैं चाहूंगा कि रिस्पॉन्ड करें। पहली बात, ये जो एक तर्क या कुतर्क दिया जाता है ना कि जो पीड़ित होता है, अत्याचार होता है, इसलिए वो आतंकी बन जाता है, इससे क्या होगा आइडियोलॉजी के कारण में कश्मीरी पंडितों से ज्यादा 1990 में उनकी बेटियों का बलात्कार हुआ। कश्मीरी पंडितों में से सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर इस देश में अत्याचार हुआ तो कश्मीरी पंडितों पर अपने घर में रहते हुआ। लेकिन एक कश्मीरी पंडित ने क्या बंदूक उठाई? बिहार में इतनी गरीबी थी, क्या एक बिहार के लड़के ने किसी ने बंदूक उठाई कि हमारे यहां गरीब आतंकी बनेंगे? एक ने उठाई? कोई नहीं उठाता। इसलिए कह रहा हूं ये आइडियोलॉजी है, ये पागलपन वाली आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी को इसकी जड़ तक जाकर इस पर प्रहार करना होगा। जब तक आप प्रहार नहीं करेंगे तब तक जो है इस आतंकवाद से आप नहीं लड़ पाएंगे। और फिर से कह रहा हूं, अभी इस देश के अंदर 50 संगठन, हिंदू मुस्लिम दोनों, 50 संगठन फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर निकलते हैं कि फिलिस्तीन में जो देखिए फिलिस्तीन में ये हो रहा है, फिलिस्तीन वालों को न्याय दिलाना है। दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे, जेएनयू में निकलेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकलेंगे, जेएनयू को फिलिस्तीन को न्याय दिलाना है। लेकिन ये जो तमाम संगठन हैं, इनमें से किसी संगठन को क्या आतंकवादियों के खिलाफ कभी सड़क पर निकलते देखा है? एक आदमी नहीं निकलेगा। फिलिस्तीन का बैग लेकर ढोने वाले लोग कभी क्या आतंकवादियों के विरोध में बैग लेकर निकलते हैं? कभी डाउन टेररिज्म का बैग लेकर निकलते हैं? नहीं निकलते। इसलिए कह रहा हूं डबल स्टैंडर्ड है और इसी का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। यह 2.5 मोर्चे का युद्ध है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवादी जिस तरह से डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, लगातार 8 डॉक्टर। तो सवाल यह है कि ये किस कौन सी आइडियोलॉजी है, इसकी जड़ तक जाना जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कुछ हमारे घर में काम करने वाले लोग अगर आतंकवादी बनने लगेंगे तो फिर कोई भी अपने घर में सुरक्षित नहीं। चर्चा कर रहे हैं 5 पैमाने में। ये क्या है भाई, ये कौन लोग हैं, ये किस तरह की ये कौन सी आइडियोलॉजी है? धन्यवाद अशोक जी। पहली बात तो एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबको ये विषय कोई हिंदू मुसलमान का विषय तो बिल्कुल नहीं है। ये वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है और इसको उस राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ही देखना। मैंने पूरी बहस बहुत गौर से सुनी, मैंने बहुत शांति से सुनी। 2-3 जो बिंदु मैं आपको ध्यान में दिलाता हूँ। ये बात ठीक है कि पिछले 11 वर्षों में इस देश का राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा कई हद तक बहुत रॉबस्ट हुआ है। 11 वर्षों में कोई बड़े हमले नहीं हुए, थोड़े मोड़े जो इंसर्जेंट अटैक्स हुए वो कश्मीर के भीतर हुए, लेकिन पहली बार ये जो हुआ और इसको करने वाले जो लोग थे, ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म की आज जो बात चली, ये जो प्रिविलेज टेररिज्म भी हम इसको कहेंगे, ये वास्तव में उस 0.5 फ्रंट वॉर का उल्लेख करता है कि जिसको जनरल बिपिन रावत जो भारत के तत्कालीन CDS थे उन्होंने उल्लेख किया था। और हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में अभी भी IIT मद्रास के भी एक सेशन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने इसको अर्बन बोला था कि आज के समय वॉर की फ्रंटियर चेंज हो गए, वॉर अब बॉर्डर्स पे नहीं अब बल्कि अर्बन फ्रंटियर्स पे आकर लड़ा जा रहा है। ये जो दुनिया भर में आज के समय इस्लामिक टेररिज्म की जो बात चल रही है, ये कोई भारत का विषय ऐसा नहीं है मौलाना साहब, इसको आप बिल्कुल ऐसे मत लीजिए। ये वास्तव में इस्लामिक टेररिज्म की बात केवल भारत में, तहसीन भाई ने बोला ऐसा नहीं, ये दुनिया भर में बात चल रही है, पुस्तकें लिखी जा रही हैं और कोई ऐसे वैसे प्रकाशन नहीं लिखे हैं। रॉटलेस लिख रहा है, ऑक्सफोर्ड निकाल रहा है इस पे पुस्तकें, उसको ध्यान में रखना। दूसरा, ये डॉक्टर आए कैसे, तो इसके पीछे एक बड़ा महत्व का बिंदु है कि इस्लामिक थियोलॉजी को, इस्लामिक टीचिंग्स को वेपनाइज किस प्रकार से कर सकते हैं, रिलीजियस टीचिंग्स को वेपनाइज किस प्रकार से किया जा सकता है एक सुव्यवस्थित तंत्र के अंतर्गत। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जमात इस्लामी का बैन हुआ 2019 में, उससे पहले 1990 में भी हुआ था। जमात इस्लामी के अंडर ये जो एक बड़ा नेटवर्क जमात इस्लामी ने कई वर्षों में खड़ा किया पूरे जम्मू कश्मीर के भीतर, जिसमें पाकिस्तान के हमारे यहां से जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी पाकिस्तान जाते थे पढ़ने के लिए। वो जो होम इंटरनल रेडिकलाइजेशन की जो स्कूल्स खड़े हुए, वो एक बड़ा बिंदु उसमें था जिसको शायद उस समय की सरकारों ने एक तरीके से वोट बैंक की एक थोथली राजनीति करने के लिए उसको नकारा। इसका एक उदाहरण ऐसा है, 2018 में इंडोनेशिया के भीतर वहां भी मौलानाओं ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया, उसकी पूरी फंडिंग पाकिस्तान द्वारा हुई। भारत से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भाग लिया। उस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ PSAJK का एक भाग है, हम जमात इस्लामी का ही एक अंग था फतह आम, उसने भाग लिया। 2023 में ईडी ने पाकिस्तान में MBBS की सीट्स बेचने को लेकर के पूरे यहां पर भारत के भीतर छापेमारी करी। NIA ने इन्वेस्टिगेशंस की
टेरर फाइनेंसिंग का मॉड्यूल, टेरर फाइनेंसिंग का एक पूरा कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करने का काम हुआ। इसीलिए ये विषय मौलाना साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक फुल फ्रंट वॉर है, ये आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है। और इसको बचाने वाले लोग, मैं आज सुबह देख रहा था, वो द हिंदू जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है, सो कॉल्ड, उसने एक आतंकवादी की बहन को उस्मान, डॉक्टर उस्मान नबी, उनकी बहन के कोट करके वो वीडियो बना के डाल दिया कि नहीं जी वो तो बहुत अच्छे थे। वो तो सारी जगह ये कहा जा रहा है, नहीं वो तो ये जो वो तो बड़े दयालु, मतलब मुझे समझ में नहीं आता जो आदमी अपने आप को बम से उड़ा सकता है आज के समय। अशोक जी, हमको ये समझना पड़ेगा, आतंकवाद केवल बॉर्डरों में या गरीबों के घर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फ्रंटियर्स में आपको लड़ना है। डॉक्टर्स का पूरा मॉड्यूल हमारे सामने है सर, इसके हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। ये केवल भारत की सेना है, भारत की सुरक्षा एजेंसी करे, भारत की सरकार करे, अब आज के समय वो नहीं है जरूरत। मौलाना साहब रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। और दूसरी बात, जो आप क्या नेटवर्क वो है तो, लेकिन आरपी सिंह जी ने एक सवाल पूछा, भाई आप लोग जितने 50-100 मौलाना जो हैं, क्यों नहीं इस तरह के, जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती है, कोई इस तरह की चीज होती है, जाकिर नाइक हुआ, बाकी लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा निकालते? एक मैसेज जाएगा ना। अशोक जी देखिए, एक तो देश में जितने भी मदरसे हैं, अगर उसमें रेडिकलाइजेशन की तालीम दी जा रही है तो एजेंसी को सोचना चाहिए कि भाई ये तालीम क्यों हो रही है। हमारी एजेंसी के कहीं ना कहीं कमजोरी बताना चाह रहे हैं आप लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदरसे में कहीं रेडिकलाइजेशन नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, हमने मदरसों में जहां छापे पड़ते हैं उनके पक्ष में मत खड़े रहिए, इतना आप चाहते हैं नहीं, आप चाहते हैं रेडिकलाइजेशन नहीं, लेकिन जब छापे पड़ते हैं, अभी सर मैं फिर से कह रहा हूं, अभी ये जो पकड़ा गया है मौलाना, ये कौन था? ये मस्जिद में मौलवी पढ़ाता भी था और सरकारी हॉस्पिटल में काम करके रेडिकलाइज भी करता था। अशोक भाई आप बोलने नहीं देते, मुझे बड़ी दिक्कत ये है। सर आप ऐसा बिंदु उठा देते हैं, मुझे लगता है आपको। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मदरसों में इस तरह की तालीम दी जा रही है, वो जो मौलाना पकड़े गए वो कौन पकड़ गए? मौलाना, मस्जिद और मदरसे। फिर इन पर सवाल उठता है आरपी सिंह जी पे। आप क्यों नहीं खड़े होकर बोलते गलत हो रहा है? आप 50 लोग खड़े होकर बोलो ना। हिम्मत करो 50 लोग। आ रहा हूं तहसीन जी। आरपी सिंह सुनो यार, बोलिए। देखिए दूसरी बात, जो आपने कहा ना कि आतंकवाद के खिलाफ आप क्यों खड़े नहीं होते, आप मेरे हजारों बयान देखिए, लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, इस्लामिक ये जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, सबसे ज्यादा कंडम मैंने किया। बोला मेरे को बोल रहे, आप जाके देखिए, आप यूट्यूब पे सुनिए मौलाना साहब, एक मिनट, जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है। मौलाना साहब सुनिए, मैं आप अकेले आपकी बात नहीं सुनिए, मौलाना साहब सुनिए एक मिनट। और आपके मुंह से तो जाकिर नाइक के खिलाफ एक शब्द निकलेगा, बोलिए ना। जाकिर नाइक कुरान के हिसाब से काफिर है, क्यों नहीं बोलते? भाई ये चाचा है, क्या है जाकिर नाइक? मेरा रिश्तेदार लगा हुआ है जाकिर नाइक, चढ़ा दो फांसी पे। चढ़ा दो नहीं, आप क्या लगता है जाकिर नाइक गलत है? अरे मेरा क्या लगता है जाकिर नाइक ढंग से पेश कर रहे हैं सर? ये आप बताइए, आप क्यों नहीं बोल पाते कि जाकिर नाइक इस्लाम सर ये ढंग से पेश कर रहे हैं? सर ये मांग होनी चाहिए, मुझे लगता है सर सुनिए, मुझे लगता है मौलाना साहब, मुझे लगता है मैं अकेले आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं देश के, सुनिए मैं अकेले आपको नहीं कह रहा मौलाना साहब, मैं कह रहा हूं देश के 100 मौलाना सड़क पर निकलकर क्यों नहीं प्रदर्शन करते कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है, इसको लाके फांसी पर चढ़ाइए, क्यों नहीं करते? अरे एक बार करिए ना। तहसीन पूना वाला बोलिए जल्दी से, एक मिनट रुकिए। हाँ तहसीन पूना। ताजिद रशीदी जी ने पूछा कि कैसे पता नहीं चला कि मदरसों में क्या होता था। एक्चुअली मैं संक्षेप में बताता हूँ, पोस्टर्स लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद के, एक एसपी जो अलर्ट था जम्मू और कश्मीर पुलिस का, उसने एक पोस्टर्स देखा। पोस्टर्स अधिकतर हम पोस्टर्स को इग्नोर करते हैं, उसको दाल में कुछ काली लगा, उसने वहां से इन्वेस्टिगेशन चलते यहां तक पहुंचे और ये बरामद हुए पोस्टर्स के ऊपर। हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस का सक्सेस है, फेलियर नहीं है। वो जो ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, वो जो आतंकवादी थे वो भाग रहे थे। वो क्योंकि भाग रहे थे और कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ और हो गया, इसलिए हम इसे सक्सेस मानना चाहिए और हमें एजेंसीज के साथ अपना धर्म को रिक्लेम करना चाहिए। चलिए सर, मेरे पास समय
मेरे पास समय इतना ही है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक रेडिकलाइज विचारधारा है। इस विचारधारा के खिलाफ देश को सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है सबको लड़ना पड़ेगा। और मौलानाओं की ज्यादा बड़ी भूमिका है अगर कोई इस्लाम के नाम पे किसी को रेडिकलाइज कर रहा है तो। लेकिन इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो संकट जो है हमारे घर के अंदर तक, चौखट तक आ गया है। अब हम कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा अगर हम इससे लड़े नहीं तो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। प्रोडक्शन किसके पास से आए सर? मैं म्यूचुअल फंड में